हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनिश पटेल और आज से हम नया चैप्टर नियोप्लाजिया स्टार्ट करेंगे। देखो, नियोप्लाजिया चैप्टर है ना, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें बहुत लोगों को डर लगता है नियोप्लाजिया पढ़ने में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए नियोप्लाजिया पे, फिर ये आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा जनरल पैथोलॉजी में। ठीक है, तो चलो नियोप्लाजिया को इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हमें हाइपरप्लेजिया और नियोप्लाज्म के बीच का डिफरेंस समझना है। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ होगी पर कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होगी, और नियोप्लाज्म में एक्सेसिव तो ग्रोथ होगी पर अनकंट्रोल्ड होगी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में ये डिफरेंट हो जाता है कि दोनों में एक्सेसिव तो ग्रोथ हो रही है, पर हाइपरप्लेजिया में कंट्रोल्ड ग्रोथ है और नियोप्लाज्म में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। और हाइपरप्लेजिया में ग्रोथ सिग्नल जब तक रहेगा तब तक ही ग्रोथ होगी, और जैसे ही ग्रोथ सिग्नल चला जाएगा वैसे ही ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। पर नियोप्लाज्म में ऐसा नहीं होगा। जब अगर ग्रोथ सिग्नल चला भी गया फिर भी ये ग्रोथ चलती रहेगी, परसिस्ट करेगी, जब स्टिमुलस रिमूव हो जाएगा तब भी। क्लियर? देखो, मतलब क्या है कि हाइपरप्लेजिया में जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, जब वो ग्रोथ फैक्टर आके उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब तक ग्रोथ चलती रहेगी। पर नियोप्लाज्म में क्या होगा कि जैसे ही ये सिग्नल चला गया, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया था, तब तो ग्रोथ हो ही रही थी, पर जैसे ही वो अब रिमूव हो जाएगा, स्टिमुलस रिमूव कर दी जाएगी, फिर भी ये ग्रोथ नॉर्मल को एक्सीड कर जाएगी। इसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर? नियोप्लाज्म में एक्सेसिव तो ग्रोथ होगी, साथ साथ में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी होगी, जो नॉर्मल से ज़्यादा होगी और परसिस्ट करेगी जब स्टिमुलस रिमूव कर दिया होगा हमने फिर भी। क्लियर? देखो, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तो हाइपरप्लेजिया और नियोप्लाज्म का डिफरेंस क्लियर होगा। फिर दो टर्म्स और हमें समझना है, एक है एनलेज और एक है डेस्मोप्लेशिया। एनलेज का मतलब क्या होता है? कोई भी एक प्रिमिटिव टिश्यू है जिसमें से पूरा का पूरा ऑर्गन डेवलप हो सकता है ना, उसे हम एनलेज बोलते हैं। क्लियर? एक प्रिमिटिव टिश्यू है जिसमें से हम पूरा का पूरा ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, उसे एनलेज बोलेंगे। और डेस्मोप्लेशिया क्या है? देखो, ये कोई भी एक ट्यूमर है, उसके अराउंड कोलेजिनस स्ट्रोमा का सिक्रेशन होगा, उसको हम डेस्मोप्लेजिया उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे। और ये जो कोलेजिनस स्ट्रोमा है ना, ये हार्ड मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो, कोई भी ट्यूमर आपने देखा हो तो वो एकदम हार्ड मास हम जब भी उसे पाल्पेट करने की ट्राई करते हैं एकदम हार्ड मास फील होता है, और वो हार्ड मास कोलेजिनस स्ट्रोमा होता है जो ट्यूमर के अराउंड सिक्रीट होता है, और उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम जिसे हम डेस्मोप्लेजिया बोलते हैं। क्लियर? डेस्मोप्लेजिया मतलब कोलेजिनस स्ट्रोमा अराउंड ट्यूमर, और ये कोलेजिनस स्ट्रोमा होता है वो एकदम हार्ड मास होता है। और देखो, इसका फायदा क्या है हमें डेस्मोप्लेजिया का, कि ये हमें मैलिग्नेंसी इंडिकेट करता है कि अगर हार्ड मास हमें पाल्पेट हो रहा है, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि इसमें मैलिग्नेंसी प्रेजेंट हो सकती है, और हमें बिना कुछ रिपोर्ट्स में चेक किए ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैलिग्नेंसी प्रेजेंट है। और देखो, इसके एग्जाम्पल खास ध्यान रखने, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया। देखो, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब ये दोनों ऑर्गन्स वाइज है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, पर जैसे ही ट्यूमर होगा तो ये एकदम हार्ड मास की तरह पाल्पेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब तो ये एनलेज और डेस्मोप्लेजिया भी क्लियर होगा आपको। अब देखो, दो और टर्म्स है जो लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इसमें, एक है हमार्टोमा और दूसरा है कोरिस्टोमा। देखो, इसको कैसे समझोगे? हमार्टोमा को है ना ऐसे होम की तरह समझो, होम, एच 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 फॉर होम। होम क्या है? एक नॉर्मल साइट है। ठीक है, देखो मैंने लिखने में गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पर नॉर्मल टिश्यू नहीं, नॉर्मल साइट आएगा। देखो, होम एक नॉर्मल साइट है, पर उसमें कुछ भी एबनॉर्मल चीज प्रेजेंट हो सकती है। मतलब देखो, हमार्टोमा में एबनॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट होगा, कहाँ पर? नॉर्मल साइट। क्लियर? इसको याद कैसे रखोगे? होम की तरह याद रखो। ये होम एक नॉर्मल साइट है, पर उसमें कुछ भी एबनॉर्मल चीज प्रेजेंट हो सकती है, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू नॉर्मल साइट पे प्रेजेंट हो सकता है। इसके दो एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, एक बाइल डक्ट हमार्टोमा और एक लंग हमार्टोमा। बाइल डक्ट हमार्टोमा में क्या होगा? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा बाइल डक्ट का, वो भी बाइल डक्ट में ही। इसको हम बाइल डक्ट हमार्टोमा बोलेंगे, मतलब बाइल डक्ट साइट नॉर्मल है, पर उसमें बाइल डक्ट का ही एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। फिर लंग हमार्टोमा। लंग हमार्टोमा में मतलब देखो, एबनॉर्मल टिश्यू होगा
लंग में ही, मतलब लंग्स साइड तो नॉर्मल है पर डिस्प्लास्टिक लंग टिश्यू देखने को मिलेगा, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू देखने को मिलेगा नॉर्मल साइड। क्लियर हमार्टोमा। अब देखो कोरिस्टोमा, कोरिस्टोमा में टिश्यू नॉर्मल है पर साइट एबनॉर्मल है। क्लियर, देखो टिश्यू नॉर्मल है, बॉडी में ये टिश्यू प्रेजेंट होता ही है पर उसकी साइट एबनॉर्मल हमें मिली है। देखो इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, ये एक नॉर्मल टिश्यू है पर ये प्रेजेंट कहाँ पर है, पेनक्रियाटिक बायोप्सी में हमें देखने को मिल रहा है या फिर मैकेल्स डाइवर्टिकुलम में देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मली गैस्ट्रिक म्यूकोजा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसको हम कोरिस्टोमा बोलेंगे कि टिश्यू नॉर्मल है पर साइट एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल साइट कौन सी है, पेनक्रियाटिक बायोप्सी और मैकेल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, क्लियर। देखो तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हाइपरप्लेजिया और नियोप्लाज्म का डिफरेंस देखा, उसके बाद हमने एनलेज और डेस्मोप्लेजिया के बारे में समझा और लास्ट में हमने हमार्टोमा और कोरिस्टोमा के बीच का डिफरेंस देखा। देखो आप है ना नियोप्लाजिया में डायरेक्टली मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स और वो सब मत पढ़ने लगना है, पहले जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस में इसी तरह फॉलो करना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।